हेलो फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ इस वीडियो में आपसे मणिपुर के ब्लॉकेड के बारे में बात करूंगा। शुरू करने से पहले आप सभी को याद दिला दूं कि स्टडी आईक्यू के पेन ड्राइव और टैबलेट कोर्सेज एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवेज़ और बैंक एग्ज़ाम्स के लिए अवेलेबल हैं और एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है उसके लिए भी हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर ज़्यादा जानकारी के लिए और ऑर्डर करने के लिए डायरेक्टली हमारी वेबसाइट studyIQ.in पे जाके भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे ये जानकर कि ब्लॉकेड का मतलब क्या है। ब्लॉकेड का मतलब होता है नाकाबंदी, एक तरह की ऐसी नाकाबंदी जो लोगों को और उसके साथ साथ ही सामान को कहीं पे आने या फिर जाने ना दे। तो आप देखेंगे इस फोटो में एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ ब्लॉकेड का, कि अगर कोई धरना या प्रदर्शन करता है तो कई बार वो लोग सड़कों पे ब्लॉकेड लगा देते हैं। जैसे कि इन लोगों ने रोड रोक लिया है, यानी कि इस रोड को ब्लॉकेड कर दिया है, तो इससे पीछे सारा ट्रैफिक रुक गया और आगे कोई भी ना जा सकता है और ना ही आ सकता है। मणिपुर में जो ब्लॉकेड है 1 नवंबर 2016 को शुरू हुआ था। उसके कारण हाईवेज़ पे ट्रकों की लाइन लग चुकी है और ये ट्रक्स मणिपुर में एंटर नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी ओर सप्लाई के मणिपुर ना पहुंचने के कारण वहाँ पे कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि लोग अपने 2 व्हीलर्स में पेट्रोल भरवाने के लिए कितनी लंबी लाइनों में खड़े हैं। मणिपुर का जो ब्लॉकेड है ये कमर्शियल व्हीकल्स पे लागू है और किसी भी तरह के कमर्शियल व्हीकल यानी कि ट्रक्स को मणिपुर वैली में नहीं जाने दिया जा रहा है यूनाइटेड नागा काउंसिल के द्वारा। यूनाइटेड नागा काउंसिल के जो काडर हैं, उनके जो लोग हैं, वो मणिपुर वैली में घुसने से किसी भी ट्रक को रोक रहे हैं और अगर कोई ट्रक जाने की कोशिश करता है तो उसके साथ तोड़फोड़ की जा रही है। तो ये हो रहा है 1 नवंबर 2016 से। इसके कारण मणिपुर में भारी किल्लत चल रही है सामान की, और ख़ास करके फ्यूल, पेट्रोल, डीजल और खाने पीने का सामान। वहाँ पे पेट्रोल इस वक्त 300 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है पेट्रोल की कि जो कुछ थोड़ा बहुत पेट्रोल भी कोई ला रहा है तो वो इतने हाई दामों पे, इतने ऊंचे दामों पे बेच रहा है। इस ब्लॉकेड को समझने के लिए आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ज्योग्राफी थोड़ी सी समझनी पड़ेगी और 2 हाईवेज़ आपको ध्यान देने हैं, NH2 और NH37, जिनका ब्लॉकेड किया गया है। इन्हें कहा जाता है लाइफ लाइन ऑफ मणिपुर। तो ये है मणिपुर स्टेट, इसके उत्तर में स्थित है नागालैंड और पश्चिम में स्थित है आसाम। तो देखिए, आसाम से सिलचर से हाईवे जाता है इम्फाल तक, इम्फाल कैपिटल है मणिपुर का, तो यहाँ इम्फाल तक जाता है नेशनल हाईवे 37। और दूसरी तरफ नागालैंड में दीमापुर शहर है, जो कि दीमापुर में आखिरी रेलवे स्टेशन है, यहाँ तक रेल नेटवर्क है। यहाँ से जो हाईवे आ रहा है वो है NH2, यानी कि 2 हाईवे हैं। तो ये हाईवे आसाम और अरुणाचल से ऊपर कनेक्ट करता है और इधर से पश्चिम की ओर से आसाम को कनेक्ट करता है 37, नेशनल हाईवे 37। तो मणिपुर में एंटर होने के सिर्फ ये 2 बड़े बड़े रोड्स हैं, बड़े हाईवे हैं, जिन पे ट्रक्स चलकर आ सकते हैं। इसीलिए इन्हें कहा जाता है लाइफ लाइन ऑफ मणिपुर। मणिपुर में इम्फाल में अभी तक रेलवे लाइन नहीं पहुंची है और इसीलिए रोड ट्रांसपोर्ट के अलावा वहाँ पर और कोई तरीका नहीं है कि हैवी गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जा सके। फ्लाइट से सामान को ट्रांसपोर्ट करना काफ़ी महंगा पड़ता है। अब हम इस मैप में देखेंगे मणिपुर स्टेट के मैप को थोड़ा सा डिटेल में। ये वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैप है वहाँ का। तो आप देखिए सेंटर में जो ये 4 डिस्ट्रिक्ट आप देखेंगे छोटे छोटे, ये है वैली एरिया। ये कहलाता है मणिपुर का वैली एरिया, यानी कि ये घाटी का इलाका है। यहाँ पे प्लेन्स हैं और इसके आसपास जितने भी बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि तमेंगलोंग, सेनापति, उखरूल, चंदेल और चूरचांदपुर, ये कहलाते हैं हिल डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये 5 कहलाते हैं हिल डिस्ट्रिक्ट्स। उसका कारण ये है कि इस मैप में आप देखिए, ये गूगल मैप से लिया गया एक फ़ोटो है। तो इसमें इम्फाल और उसके आसपास का जो इलाका है ये एकदम प्लेन है, यहाँ पे घाटी वाला क्षेत्र है और सारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन इसी एरिया में रहती है। यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है और इसके चारों तरफ आप देखिए पहाड़ हैं। ये आप देख सकते हैं मैप के अंदर कि ये पहाड़ हैं और घने जंगल हैं। तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी कम है। और एक और बात है जो इन दोनों एरियाज़ को सेपरेट करती है, वो है वहाँ के लोग, यानी कि एथनिसिटी। तो देखिए, मणिपुर की पॉपुलेशन का 60 से 80% हिस्सा रहता है वैलीज़ में और उस वैली में भी मेजॉरिटी जो लोग हैं वो हैं मेतेई। मेतेई लोग जो हैं वो ओरिजिनली अपने आप को कहते हैं कि हम मणिपुरी लोग हैं, हम मणिपुर किंगडम के डिसेंडेंट्स हैं। तो मेतेई पीपल जो कि वैलीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में है। और दूसरा है हिल पॉपुलेशन, लगभग 20 से 40% आबादी हिल्स में रहती है और वहाँ पे जो मेन ट्राइब है वो है, मेन एथनिसिटी है वो है नागा। और उसके तीसरा सबसे बड़ा ग्रुप है कुकी।
तो ये सारा जो प्रॉब्लम है मणिपुर का वो इन 3 एथनिक ग्रुप से रिलेटेड है, मेतेई, नागा और कुकी। तो आपको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि मेतेई पीपल जो हैं वो इस एरिया में रहते हैं, मेनली डोमिनेंट हैं, और जितना भी हिली इलाका है, पहाड़ी इलाका है, उसमें नागा और कुकी, उसमें भी नागा सबसे ज़्यादा हैं, कुकी काफ़ी कम है, लेकिन जहाँ पे वो हैं वो काफ़ी संख्या में एक जगह पे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है मेतेई की, सेकंड पे नागा और थर्ड पे है कुकी। ऐसे याद रखिए, 1 2 3। ओके, अब इस ब्लॉकेड का रीज़न क्या है, इस आर्थिक नाकाबंदी का कारण क्या है? मणिपुर की सरकार ने, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं ओक्रम इबोबी सिंह कांग्रेस के, उन्होंने घोषणा करी थी कि 7 नए डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे हम, जो कि पहले से डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्हीं को 2 या 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। और ये नए डिस्ट्रिक्ट बनाने का कारण क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और वहाँ के लोकल लोगों की डिमांड। देखिए, कई इलाकों में ये डिमांड थी कि हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हमारे लोकेशन से बहुत ही दूर है, यानी कि हमें गांव से अगर कोई भी सरकारी काम होता है तो हमें 4 5 6 घंटे लगाकर ट्रैवल करके जाना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, और तब जाके हमारा कोई भी काम हो पाता है। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट छोटे करे जाएं, और ताकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हमारे से नज़दीक आए। और कई इलाकों में कुकी लोगों की डिमांड थी कि ऐसे डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएँ जिसमें कुकी बहुल इलाके हैं, उन्हें एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाए, क्योंकि कई जगह पे कुकी बहुल इलाके हैं, सब डिवीज़न हैं, वहाँ पे उन लोगों को मेजॉरिटी नागा लोगों के डिस्ट्रिक्ट में शामिल किया गया था पहले, जैसा कि सेनापति डिस्ट्रिक्ट उसका एक उदाहरण है, आपको मैं आगे बताऊँगा। तो ये 5 हिल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं इन्हें बाइफर्केट किया गया बिना नागा लोगों से पूछे, बिना उनसे सजेशन लिए, उनसे किसी तरह की कोई कंसल्टेशन नहीं करी सरकार ने, डायरेक्टली अपनी तरफ से एक फ़ैसला सुना दिया कि हम डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड कर रहे हैं। तो इस नाकाबंदी की पूरी घटनाक्रम को हम देखते हैं। 1 नवंबर 2016 को ये ब्लॉकेड स्टार्ट होता है, जब इस तरह की खबर आनी शुरू हुई कि सरकार विचार कर रही है कि डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड किया जाए, तो तभी से यूनाइटेड नागा काउंसिल यानी कि यूएनसी ने ये ब्लॉकेड शुरू कर दिया। उस वक्त तो ऑफिशियल घोषणा भी नहीं हुई थी, ठीक है। 25 दिन बाद सरकार ने यूएनसी के 2 टॉप मोस्ट लीडर्स को अरेस्ट कर लिया। इससे ये नाकाबंदी और स्ट्रॉन्ग हो गई और स्ट्रिक्ट हो गई, क्योंकि यूएनसी ने इसके बाद बिल्कुल ही ट्रक्स का और किसी भी तरह की गाड़ियों का आना जाना बंद कर दिया। दूसरी ओर वैली के जो लोग थे, यानी कि जो मेतेई लोग हैं, उन्हें कोई भी सप्लाई नहीं पहुंच रही थी, और इसीलिए उन्होंने वैली से जो हिल्स की तरफ ट्रैफिक जा रहा था उसे बंद कर दिया, यानी कि उन्होंने काउंटर ब्लॉकेड किया। तो देखिए, आसाम और नागालैंड से किसी भी तरह की सप्लाई मणिपुर में नहीं हो रही थी, और मणिपुर में इम्फाल से किसी भी तरह का सामान पहाड़ी इलाकों में जाने से रोका जा रहा था। ये था काउंटर ब्लॉकेड। तो इसके कारण दोनों ही लोग बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वैली के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जो हिल पीपल हैं उन्हें भी इस ब्लॉकेड के कारण काफ़ी नुकसान हो रहा है। 9 दिसंबर को सरकार ने घोषणा करी, ऑफिशियल गज़ट नोटिफिकेशन निकाल के, कि 7 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे। और उसी के बाद कुछ हिंसक घटनाएं हुई, और ख़ास करके क्रिसमस के पहले कई कुछ बसों को जला दिया गया, कुछ वाहनों को जला दिया गया, और इसीलिए सरकार ने पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहाँ भेजा, और पैरामिलिट्री फोर्सेस को कहा गया कि आप वायलेंस को कंट्रोल करिए और दूसरा ब्लॉकेड को खोलिए। लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस भी इस ब्लॉकेड को पूरी तरह से हटाने में नाकामयाब रही हैं। जनवरी के अंत में यूनाइटेड नागा काउंसिल, मणिपुर सरकार और भारत सरकार के बीच में, होम मिनिस्ट्री के बीच में वार्ता शुरू हुई, और ये वीडियो मैं जब बना रहा हूँ तब तक इस वार्ता का अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। वार्ता अभी भी जारी है नई दिल्ली में। एक इंटरेस्टिंग घटना हुई थी इस ब्लॉकेड के दौरान कि भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल इम्फाल पहुँचाने के लिए एयरफोर्स का सहारा लिया, और एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर प्लेन, इनमें ट्रक्स को लोड किया गया, टैंकर्स को लोड किया गया, और इम्फाल में इस तरह से फ्यूल पहुंचा है। ये नए डिस्ट्रिक्ट जो बनाए गए हैं, इनके नाम आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये 7 नए डिस्ट्रिक्ट हैं। तो पहले मणिपुर में डिस्ट्रिक्ट्स जो थे वो थे 9, और अब ये हो गए हैं 16। लेकिन सरकार ने अभी भी किसी तरह का ऑफिशियल मैप जारी करके नहीं बताया है कि ये डिस्ट्रिक्ट बनाए, इस तरह से ये एरिया नया डिस्ट्रिक्ट में आएगा। ये मैप जो आप देख सकते हैं, ये लोगों ने अंदाज़ा लगाया है कि इतना एरिया शायद नए डिस्ट्रिक्ट्स में आएगा। ये अभी का डिवीज़न है जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट मौजूद हैं, और ये जो इन 7 नए डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद है। तो ये अभी ऑफिशियल नहीं है, याद रखिएगा। ये मैप सिर्फ रिप्रेजेंटेशनल पर्पस के लिए है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सेनापति, उखरूल, चंदेल, चूरचांदपुर और तमेंगलोंग, इन सभी को डिवाइड कर दिया गया है अलग अलग हिस्सों में, 2-2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर।
इस डिवीज़न के कारण यूएनसी को जो मेन दिक्कत हुई वो उन्होंने क्या कहा है, तो उन्होंने कहा कि नगा गांव जो हैं इन इलाकों में उन्हें आपने हथिया लिया और नॉन नगा एरियाज़ के साथ मिक्स करके नए डिस्ट्रिक्ट बना दिए। तो ये इनका कहना है कि कई एरिया में आपने जो कुकी बहुल्य इलाके थे उनके साथ आपने नगा गांव को भी जोड़ दिया, तो वहाँ पे नगा माइनॉरिटी हो गए, अब वो बहुसंख्यक नहीं रहे। जबकि सेनापति जैसे डिस्ट्रिक्ट में पहले नगा मेजॉरिटी में थे, यानी कि देखिए इस डिस्ट्रिक्ट में नगा मेजॉरिटी थी, लेकिन अब जब यहाँ पे ये नया डिस्ट्रिक्ट बन गया है तो इसके अंदर जो कुछ नागा इलाका आ गया वो अब माइनॉरिटी बन गया है, तो ये हमें मंजूर नहीं है। दूसरा कि जो आपने नए डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं वो एक तरह से कुकी होमलैंड दे देने के बराबर हो गया, यानी कि आपने कुकी लोगों की डिमांड मानते हुए एक होमलैंड उन्हें दे दिया है। और कुकी और नागा दोनों ट्राइब्स के बीच में बिल्कुल नहीं बनती है, इनमें कई दशकों से आपस में तनाव चलता रहा है। और नागा लोगों का ये मानना है कि कुकी बाहर से आकर मणिपुर में बसे हैं हमारी ज़मीन पर, लेकिन ऐसा 200 साल पहले हुआ था, तो अब तो कुकी मणिपुर के ही माने जाते हैं। लेकिन नागा लोगों का मानना है कि नहीं, उन्हें एक तरह का होमलैंड नहीं दिया जा सकता। हाँ, वो वहाँ रह सकते हैं लेकिन आप उनके लिए अलग डिस्ट्रिक्ट नहीं बना सकते। और सबसे बड़ी दिक्कत जो हुई थी वो ये कि सरकार ने हिल एरिया कमिटीज़ से इस बारे में कोई चर्चा नहीं की डिस्ट्रिक्ट बनाने से पहले। ये हिल एरियाज़ कमेटी जो हैं ये आर्टिकल 371C के तहत गठित करी गई हैं। ये आर्टिकल भारतीय संविधान में मणिपुर के ट्राइबल्स को ये राइट्स देता है कि सरकार अगर कोई भी निर्णय लेगी जो कि उनसे रिलेटेड होगा तो इससे पहले उनसे कंसल्टेशन करनी ज़रूरी है, और उनसे कंसल्टेशन मतलब हिल एरिया कमिटीज़ से कंसल्टेशन करनी ज़रूरी है। तो ये स्पेशल प्रोविजंस कुछ हैं हमारे संविधान में, तो इस प्रोविज़न को मणिपुर सरकार ने नकार दिया और किसी भी तरह का कोई भी कंसल्टेशन हिल एरिया कमेटी से नहीं किया गया। सबसे बड़ा मुद्दा जो यहाँ पे बनता है, बैकग्राउंड इस मुद्दे का वो है कि मणिपुर में नागा लोग जो हैं, आप देखिए नागालैंड एक अलग स्टेट है लेकिन नागालैंड के बाहर भी कई इलाकों में नागा रहते हैं, जैसे कि नागालैंड के अलावा अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, असम में और इनफैक्ट म्यांमार में भी। तो नागा लोगों का मानना है कि हम एक ग्रेटर नागालिम की डिमांड करते हैं या फिर ग्रेटर नागालैंड की डिमांड करते हैं, और ये सभी इलाके जैसे कि सेनापति, उखरूल, ये सब उस ग्रेटर नागालिम का हिस्सा बनेंगे। तो आप फ्यूचर में अगर ग्रेटर नागालिम का उसे हिस्सा बनाएंगे तो अगर अभी से उसे डिवाइड कर दिया गया तो फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और ख़ास करके NSCN नाम का एक गुट है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम, जिसका इजाक मुइवा गुट। देखिए NSCN के 2 गुट हैं, NSCN-K और NSCN-IM। ये इस ग्रेटर नागालैंड के लिए कई सालों से संघर्षरत हैं। भारत सरकार ने इस NSCN-K को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया है, लेकिन NSCN-IM के साथ सन 2015 में भारत सरकार का एक समझौता हुआ था, एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ था, और उसके बाद 1.5 साल से बातचीत जारी है कि कैसे इस नागा संघर्ष पे का हल निकाला जाए, क्या समझौता होता है। लेकिन ये NSCN यूनाइटेड नागा काउंसिल को बैक कर रहा है, UNC को बैक करता है, और कह रहे हैं कि NSCN ही UNC को सपोर्ट दे रहा है इस इकोनॉमिक ब्लॉकेड को चलाने के लिए। और क्योंकि केंद्रीय सरकार NSCN से वार्ता कर रही है, तो मणिपुर सरकार जो कि कांग्रेस की है उसका कहना है कि भाजपा सरकार इस NSCN-IM को बढ़ावा दे रही है और इनडायरेक्टली उसी के कारण ये ब्लॉकेड चल रहा है। तो ये एक तरह का ब्लेम गेम चल रहा है दोनों के बीच में। उधर केंद्र सरकार या फिर भाजपा कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से स्टेट सब्जेक्ट है, और उक्रम एबोबी सिंह की सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कुछ खास नहीं किया है। तो आप देखेंगे कि इसके पीछे काफ़ी मुद्दे हैं, और NSCN-IM का नाम ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये आपसे क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, इसलिए क्योंकि इससे वार्ता कर रही है सरकार, और 2015 में एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट भी साइन हो चुका था, और ग्रेटर नागालैंड की डिमांड कर रहा है NSCN। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है कि मणिपुर में मार्च महीने में चुनाव होने हैं। स्टेट असेंबली इलेक्शंस 4 और 8 मार्च को होंगे, 4 और 8 मार्च को वोटिंग होगी, और इलेक्शन कमीशन ने भी कुछ आपत्ति जताई है इस ब्लॉकेड को लेकर। उनका कहना है कि हम फ्री, फेयर और पीसफुल इलेक्शंस कंडक्ट नहीं कर सकते अगर ये ब्लॉकेड रहा, क्योंकि हमें लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम आएगी, यानी कि हमें सामान भेजने में और हमारे लोगों को भेजने में अलग अलग इलाकों में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। आप देखिए, अगर फ्यूल ही नहीं है, पेट्रोल ही नहीं है, तो लोग वोटिंग का सामान लेकर पहाड़ों में कैसे जाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन को भी काफ़ी दिक्कत आएगी। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इलेक्शन कमीशन से कहा था कि आप चुनाव पोस्टपोन कर दीजिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने पोस्टपोन करने से मना कर दिया।
एक यहाँ पे साइड में आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। इस चुनाव में इरोम शर्मिला, जिसने कई सालों तक जिन्होंने भारत सरकार के आफ्सपा के खिलाफ एक अपना संघर्ष किया था, उन्होंने इस बार चुनाव लड़ने का फैसला किया है और उनकी पार्टी का नाम है पीपल्स रिसर्जेंस एंड जस्टिस अलायंस। ये नाम याद रखिएगा, पीपल्स रिसर्जेंस एंड जस्टिस अलायंस। ओके, ये इरोम शर्मिला की पार्टी का नाम है। द रीड्रॉइंग ऑफ बाउंड्रीज इज़ अ सेंसिटिव इशू, क्योंकि मणिपुर के अंदर आप अगर डिस्ट्रिक्ट्स की बाउंड्रीज को चेंज करते हैं तो वो आपको वहाँ के कॉम्प्लेक्स सोशल फैब्रिक को ध्यान में रखते हुए करना होगा। वहाँ मणिपुर में इतने एथनिसिटीज़ हैं, इतने तरह के अलग अलग लोग हैं कि आपको उन सभी की इच्छाओं का ध्यान रखना होगा, उन सब की आकांक्षाओं को आपको देखना पड़ेगा। लेकिन आप इस तरह का निर्णय दीजिए जिससे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि अगर किसी एक गुट को भी आपका फैसला स्वीकार नहीं है, सरकार का फैसला स्वीकार नहीं है, तो ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत ही घातक हो सकता है। और फाइनली स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी, इन तीनों को मिलकर एक प्रोएक्टिव रोल लेना चाहिए इस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए, और सभी लोगों को बुलाकर बातचीत करनी चाहिए। फाइनली 3 महीने बाद ये हो रहा है, हालांकि ये बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन अब 3 महीने बाद बातचीत चल रही है और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही इसका नतीजा निकल जाएगा। तो ये था मणिपुर ब्लॉकेड। जाने से पहले आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप मुझे बताइए कि मणिपुर में एक बहुत ही फेमस रामसर कन्वेंशन साइट है। रामसर कन्वेंशन साइट है, इसका मतलब कि एक लेक है। वो लेक कौन सा है और उस लेक पे जो नेशनल पार्क बना हुआ है, जो नेशनल पार्क घोषित है, उसका नाम। ये 2 चीज़ें आप कमेंट्स में मुझे बताइए। आई होप आपको ये इशू समझ में आया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।